ओम हूँ अकबर, ओम हूँ Breaking अकबर। Lie of Maulana and Mufti on my channel, ex-Muslim Sahil Official. Stay tuned. नेकी के तौर पे आता है। अच्छा मेरे के तौर पे मौलाना सीधी बन जाएगा। स्पष्टीकरण डिस्क्लेमर। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक। जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल एक्स मुस्लिम साहिल ऑफिशियल पर। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों, अगर मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज एक बार कंफर्म कर दीजिए ताकि आज का सिलसिला हम शुरू कर सके। जल्दी से कमेंट में बताइए आवाज आ रही है। ओके, ट्रीना जी ने बताया है आ रही है, मिनी जी ने भी बताया है यस ब्रदर साहिल, और विजेंद्र भाई कह रहे हैं लाउड एंड क्लियर। थैंक यू सो मच एवरीवन। जितने लोग देख रहे हैं वीडियो को जरा फटाफट लाइक और शेयर कर दे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, स्टेटस पर, अपने व्हाट्सएप पर, सब जगह पे आप लोग जो है इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सके। और जैसे कि आप जानते हैं वेडनेसडे के दिन हम एक स्पेशल स्ट्रीम करते हैं, नो योर कॉन्स्टिट्यूशन, और इसका ये तीसरा एपिसोड है, यानी दूसरा एपिसोड है। और आज हम जानेंगे मोरालिटी के बारे में। तो हमेशा की तरह मेरे साथ ऑलरेडी जुड़ चुके हैं हमारे बड़े ही अजीज, नॉलेजेबल, प्यारे से इंसान डॉक्टर अभिषेक मिश्रा साहब। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से हमारे इस चैनल पर। थैंक यू साहिल भाई। आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्ते, राम राम, प्रणाम, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, वनक्कम, गुड इवनिंग। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। और आप भी हमारे बहुत अजीज हैं, सो थैंक यू सो मच। अरे बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। सो विदाउट एनी डिले डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल आज के टॉपिक से रिलेटेड है, व्हाट इज मोरालिटी? क्योंकि आप देखिए कि ये जो चीज है अक्सर हमने जब भी हम मोमिनों से डिस्कशन करते हैं तो उसमें जो चालाक मोमिन होते हैं, ठीक है, तो वो अपने आप को बचाने के लिए इस्लाम की बातों से, रसूलुल्लाह के कैरेक्टर से, अल्लाह के हुक्म से अपने आप को बचाने के लिए और सही साबित करने के लिए ये एक सवाल दागना शुरू कर देते हैं कि भाई आप मोरालिटी कहाँ से लेते हो, व्हाट इज मोरालिटी अकॉर्डिंग टू यू। इस तरीके के सारे सवाल करते हैं, लेकिन हम उनको जो है अपने हिसाब से जवाब देते हैं, उनसे काउंटर क्वेश्चन करते हैं, आर्ग्यूमेंट्स उनको देते हैं। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप लोगों की भाषा में या लॉ की भाषा में व्हाट इज मोरालिटी? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत गंभीर प्रश्न है, बहुत गूढ़ प्रश्न है। इसका कोई उत्तर एक जो फाइनल उत्तर हो वो अभी तक है नहीं, लेकिन समझने का प्रयास करते हैं कि मोरालिटी क्या है, या उसको हमारे अपनी भाषा में, हमारे आपकी भाषा में नीति क्या होता है। हाउ डू यू, पॉलिसी से ना कंफ्यूज करें, मतलब कि किसी चीज को करने का पर्पस क्या है। तो मोरालिटी को नॉर्मल भाषा में कहा जाता है नॉलेज ऑफ गुड। If you are a moral person, that means you are doing something good. But the question is कि भाई मॉरल जो है आपका मॉरल और मेरा मॉरल क्या सेम हो जाएगा? कई लोग कह देते हैं कि मोरालिटी सब्जेक्टिव होता है। ये संभव नहीं है। यदि आप मोरालिटी को सब्जेक्टिव बनाएंगे तो आप बहुत सारी परेशानियों में बुल जाएंगे। सबसे बड़ी परेशानी तो ये होगी कि 8 बिलियन लोग हैं तो 8 बिलियन मोरालिटी हो जाएगी। तो नॉलेज ऑफ गुड कि अच्छा क्या है, ये जानने को मोरालिटी कहते हैं। जो आदमी अच्छा करे उसको मॉरल कहते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन ये है कि क्या कोई एब्सोल्यूट मोरालिटी है कि जो मेरे लिए अच्छा हो वो साहिल के लिए भी अच्छा हो, ऐसा कोई मोरालिटी है? और इस तरीके के जब एज अ लीगल फिलोसोफर्स हम लोग पढ़ते हैं, अब चूंकि मैं इंडिया फिलोसफी अभी शुरू कर रहा हूं धीरे धीरे, लेकिन जो अभी तक मैंने वेस्टर्न फिलोसफी जो पढ़ी है उसमें एक वेस्टर्न एग्जाम्पल बड़ा अच्छा दिया जाता है कि मान लीजिए साहिल आप गाड़ी चला रहे हैं और आप गाड़ी चलाते हुए आपकी गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया। अब आपने देखा आपके लेफ्ट साइड में 55 साल के और 60 साल के बूढ़े जो हैं वो, या रिटायर्ड बूढ़े जो हैं वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, और आपके बाएं साइड में 6-6 महीने के दूध पीते बच्चे जो है वो अपना खेल रहे हैं, रेंग रहे हैं या जो भी कर रहे हैं।
अब आपके पास ऑप्शन ये है कि आप या तो गाड़ी को लेफ्ट कर सकते हैं या तो गाड़ी को राइट कर सकते हैं, और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास गाड़ी को रोकने के लिए। तो अब आपके पास एक क्वेश्चन होगा कि आप किधर करेंगे गाड़ी, आप राइट साइड में करेंगे, बच्चों को मारेंगे, या लेफ्ट साइड में करेंगे, या बूढ़ों को मारेंगे। अलग अलग लोगों की अलग अलग डिसीजन होगा। कोई कहेगा यार ये तो बूढ़े हैं, ये तो जिंदगी जी चुके हैं, इनको मार दो। कोई कहेगा नहीं यार ये बच्चे हैं, इनको मारो, ये तो अभी जिंदगी नहीं देखी है इन्होंने, ये तो एक्सपीरियंस लोग हैं। अलग अलग लोग इसको अलग अलग तरीके से डिसाइड करेंगे कि हमें मारना किसको है, ठीक है ना। तो जो कार का ड्राइवर होगा वो ये डिसाइड करेगा कि ये काम कौन सा मॉरल काम है, वो अपनी दशा से अपनी तरफ से वो बेस्ट मोरालिटी का चूज करेगा। उसके हिसाब से जो वो मोरालिटी को समझता है, गुड को समझता है, वो गुड एक्शन वो करेगा। लेकिन दोनों ही केस में या तो वो बूढ़े को मार दो या बच्चे को मार दो, एब्सोल्यूट गुड तो नहीं हुआ ना। यदि बूढ़ों को मारा तो लोग ये भी कहेंगे कि यार ये तो बड़ा मक्कार आदमी था, इसने बच्चों को क्यों नहीं मारा, वो तो पूरी जिंदगी उनकी पड़ी हुई थी। तो आप एब्सोल्यूट गुड की तलाश में कब तक भटकेंगे? क्या कोई एब्सोल्यूट गुड होता है? और गुड में भी गुड का चुनाव करना जो है वो बहुत दिक्कत का, जहां पे लोग सब्जेक्टिव एलिमेंट को बुलाते हैं कि भाई एक मोरालिटी एक सब्जेक्टिव एस्पेक्ट है। जैसे कि वो आदमी जब उसको ये पता है कि मुझे या तो राइट में गाड़ी ले जानी है या लेफ्ट में गाड़ी ले जानी है, यहां पे वो अपनी सब्जेक्टिव एलिमेंट का डिसाइड करेगा कि भाई हमें 65 साल के लोगों को मारना है या उनको मारना है। लेकिन अगर हम इस फैक्ट को थोड़ा सा और चेंज करें, यदि हम ये कर दें कि यही आदमी ऊपर से देख रहा है किसी मतलब समझ लीजिए एक ब्रिज है, ब्रिज के ऊपर से देख रहा है कि ये गाड़ी जो है वो उसी तरीके से ब्रेक लूज कर चुकी है और वो आ रही है, और वो या तो लेफ्ट में बच्चों को मारेगी या तो राइट साइड में बूढ़ों को मारेगी। तो वो ये देख रहा है, और उसके साथ एक और जवान आदमी भी ऐसे झुक के देख रहा है, और एक बूढ़ा आदमी भी झुक के देख रहा है। वो तीनों ही झुक के देख रहे हैं कि भाई ये क्या हो रहा है, ये गाड़ी तो किसी न किसी को मारेगी। तो अब अगर ये पूछा जाए कि ये जो आदमी अभी तक जब कार में चला रहा था इसको चूज करना था कि हम किसको मारेंगे, अगर उसी आदमी से फिर ये पूछा जाए कि क्या तुम किसी को इसमें से धक्का दोगे नीचे ताकि वो गाड़ी के नीचे आ जाए और गाड़ी की स्पीड कम हो जाए और ये इन दोनों में से कोई भी कैजुअलिटी ना हो? हाँ, आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो जी बड़े खतरनाक सिचुएशन आप लाके, बड़े खतरनाक सिचुएशन लाके रखे आप। हाँ, बिकॉज की मोरालिटी को समझना इतना आसान नहीं होता। गुड क्या है, अच्छा क्या है, इसको समझना इतना आसान नहीं होता। एब्सोल्यूट गुड नाम की चीज को समझना आसान नहीं होता। तो लोगों ने इस गुडनेस को अपनी कल्चर और सभ्यता के हिसाब से डिटरमाइन किया और उसको डिविनिटी का नाम दिया। डिवाइन नॉलेज से उन्होंने वो ज्ञान की, डिवाइन नॉलेज से उन्होंने ये डिटरमाइन किया कि ये चीज गुड है या बैड है। आप समझ रहे हैं? जैसे आपको मैं एक संस्कृत का अच्छा श्लोक है, वो अगर मैं आपको पढ़ के सुनाऊं, जिसमें ये कहा गया कि भाई विद्या का पर्पस क्या है, आप नॉलेज क्यों लेते हो, आपके पास यदि ज्ञान है तो उस ज्ञान का क्या उपयोग आप करना चाहोगे। एक मिनट में मैं आपको वो ये रहा। तो हमारे यहाँ पे लोगों ने इसको कैसे दिया कि विद्या का क्या पर्पस है? विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति ही परेशा परिपीडनाय खलस्य साधोर विपरीत मेतद ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। इसका मतलब क्या होता है? दुर्जन की विद्या विवाद के लिए, धन उन्माद के लिए और शक्ति दूसरों का दमन करने के लिए। सज्जन इसी ज्ञान का दान और दूसरों के रक्षण के लिए उपयोग करता है। अब आपकी चॉइस है। आप जिसको दुर्जन कह रहे हो कि जो हिंसा के थ्रू कुछ अपनाना चाह रहा है, वो जरूरी नहीं है कि वो आपकी मोरालिटी हो। अगर आप कह रहे हो कि भाई एक समय हमें पूरी दुनिया को कॉन्क्वेस्ट करना है, तो ये आपकी मोरालिटी है कि हमको बाकी सबको ऑब्लिटरेट कर देना है, कोई और लाइफस्टाइल रहनी नहीं चाहिए, बाकी एक ही लाइफस्टाइल को रहना है, वो आपकी मोरालिटी है। आप उसको डिटरमाइन करोगे। लोग उसको लेजिटिमेट करने के लिए डिविनिटी से जोड़ देते हैं कि भाई ये गॉड ने कहा है, तो गॉड की कही हुई बात तो मॉरल हो जाती है ना। अच्छा, मोरालिटी और लीगैलिटी में अंतर ये होता है कि मॉरल ऑप्शनल होता है। तो जब आप मॉरल को लीगल बनाना चाहते हो, यानी ऑप्शनल क्लॉज हटा करके उसको मैंडेटरी बनाना चाहते हो कि अब तो ये आपको करना है, तो फिर आपको जरूरत पड़ती है कि ये आप कैसे लोगों को बाध्य करेंगे कि ये प्रैक्टिस अब तुम्हें करनी ही करनी है। तो मोरालिटी को लीगलिटी में लेने के लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनलिटी की जरूरत पड़ती है। अब वो कॉन्स्टिट्यूशनलिटी
या तो डिविनिटी से आएगी या तो पॉपुलैरिटी से आएगी। दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशनल है। कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब आपकी शक्ति की वैलिडिटी, आपके शक्ति की वैलिडिटी कहां से आ रही है। अगर आप अपने शक्ति की वैलिडिटी किसी दैवीय शक्ति से ले रहे हैं तो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन की वैलिडिटी जो जो वो देवता कहा है या जो जो वो गॉड का विल है वो आपके लिए मॉरल और लीगल दोनों हो जाएगा। लेकिन दिक्कत ये होता है कि ये जितने भी तरीके की मोरालिटी, जैसे मैंने आपको बताया था पिछली बार जब हम लोग बात कर रहे थे, टू नेशन थ्योरी की सबसे जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल थ्योरी है, टू नेशन थ्योरी आता ही एक दो तरीके के मोरालिटी से। अगर आपकी मोरालिटी है एकम सत बहुधा विप्रहा वदंती, तो आप टू नेशन थ्योरी की बात नहीं करोगे। यानी कि सत्य एक है, उसको बताने वाले विद्वान जो है अलग अलग रास्ता बताते हो। आप कहोगे सब अच्छा है, तो टू नेशन की बात से कहां से आ गई, सभी रास्ता सही है। यदि आपकी मोरालिटी है अहम निजम परोवेती गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम, यानी तेरा मेरा करने वाले तो छोटी बुद्धि के लोग होते हैं और जो उदार चरित्र के लोग होते हैं, बड़ी थॉट प्रोसेस के लोग होते हैं, वो तो समस्त विश्व को ही परिवार मानते हैं। तो अगर आप उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम के थॉट प्रोसेस से प्रभावित हो तो आप टू नेशन की थ्योरी की बात ही नहीं करोगे। इसीलिए आप देखिए जो भारतीय है वो कहीं भी जाकर के घुल मिल जाता है, वो कभी नहीं कहता तुम्हारा गलत है हमारा सही है, वो सब चीज को अपना मानता है, वो किसी चीज को पराया नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसके चरित्र में है, उसके डीएनए में उसकी मोरालिटी है उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम, मेरा तेरा करने की उसकी टेंडेंसी नहीं है। टू नेशन थ्योरी आएगी ही तब जब आप मेरा तेरा करोगे। टू नेशन थ्योरी जो है वो इंडिया को गंगा और जमुना तहजीब में बांट देगी कि गंगा जमुना तहजीब, ये गंगा भी हमारी, जमुना भी हमारी तहजीब, दो डिफरेंट कैसे हो गई। आप समझ रहे हैं? ये सब दीज आर द मॉडर्न फॉर्म ऑफ टू नेशन थ्योरी कि गंगा जमुना तहजीब है, ये कुछ और नहीं है। ये यही कह रहे कि दो अलग अलग लोग हैं, ये बेसिकली ये टू नेशन थ्योरी है। अब जो आपका आइडिया ऑफ अलग लॉज है, जैसे लोग कहते हैं, देखिए आप रिलीजन को डिफरेंशिएट करते करते कल्चर के ऊपर अटैक करने लगे। अब है कि साड़ी बिंदी वो हिंदू हो गई, साड़ी बिंदी और ये सब चीजें वो हिंदुओं की हो गई। आपकी कल्चरल अप्रोप्रिएशन जब आप करते हैं रिलीजन के नाम पे, तो आप मोरालिटी से कॉन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं, क्योंकि आप कहते हो ये मेरा कल्चर नहीं है, लेकिन आप उसी कल्चर में ही रह रहे होते हो। भारत में कोई भी कन्वर्टेड अगर किसी भी धर्म का, मैं भी कल को कन्वर्ट हो जाऊं, चाहे सिख हो जाऊं, हिंदू हो जाऊं, मुसलमान हो जाऊं, क्रिश्चियन हो जाऊं, मेरी मोरालिटी का जो लाइफस्टाइल है वो यही रहेगा, मेरी भाषाएं यही रहेंगी। अब आप ये अलग है कि आप हिंदी को उर्दू कह के लिखना चाहते हो और क ख ग की जगह अलिफ बे ते से लिखना चाहते हो, ये आपकी स्वेच्छा है। जैसे उन्होंने किया था, क्या नाम है, ये अतातुर्क ने तुर्की को लिखने के लिए वो अलिफ बे ते से भी यूज कर सकते थे, क ख ग भी यूज कर सकते थे, एबीसीडी भी यूज कर सकते थे। उन्होंने एबीसीडी को चूज किया क्योंकि उन्होंने कहा भाई हम तो यहाँ रहते हैं यूरोप में, तो हमारी भाषा एबीसीडी होनी चाहिए। तो आप रिलीजन और कल्चर में अंतर नहीं बताते जाते। जैसे आप लोग कहते कि भाई बौद्ध हैं, जैन है, यहाँ पे अलग अलग मत के लोग हैं, लेकिन वो उनके भगवान को मानने का तरीका अलग हो सकता है, क्योंकि वो एकम सत बहुधा विप्रहा वदंती से हैं, लेकिन लॉज उन सब पे शुरू से एक ही लगते थे। जैन के लिए लॉज अलग नहीं थे, बुद्धों के लिए लॉज अलग नहीं थे, और आज तक नहीं है। कोई बुद्ध बन भी गया था तो उसके घर का बंटवारा में कौन से लॉज लगते थे? लोकल लॉज लगते थे। हमारे यहां क्या किया कि इसको हिंदू लॉ करके पढ़ा दिया, जिसको भारतीय लॉ करके पढ़ाना चाहिए था। क्योंकि भारतीय लॉ जो है वो तो सिख हो, बुद्ध हो, जैन हो, हिंदू हो, कोई भी हो, सब पे एक समान लगेगा। तो पॉइंट, ये जो डिमांड ऑफ लॉ है ये मोरालिटी की वजह से आती है। यदि आप उस मोरालिटी से नहीं रेजोनेट कर रहे हो तो आपको लॉ चाहिए होता है अपनी मोरालिटी का, कि हम तफरीक करना चाहते हैं, हमारी जो आइडेंटिटी है वो तुम में से नहीं है, तब आपको लीगलिटी की जरूरत पड़ती है। और रिलीजियस जो मोरालिटी है, मोरालिटी का यानी कि नॉलेज ऑफ द गुड, अगर आप गॉड से ले रहे हैं तो अनफॉर्चुनेटली गॉड ने अपने इलाके की जरूरतों को वो बता दिया है कि ये है तुम्हारी यूनिवर्सल मोरालिटी, जो नहीं हो सकता। आप अगर आप जैसे कहेंगे कि साफ सफाई का ज्ञान तो सिर्फ हमारे यहाँ पे तो और कहीं भी नहीं था, तो अब अगर आप किसी -30-40 की जगह पे आदमी को ले जा रहे हो, वो बेचारा कहां से वजू कर लेगा? उसको तो वो सुविधा ही नहीं प्राप्त है। उसी तरीके से आप अगर कहीं -30 जहाँ पे अंटार्कटिका में, वहां पे खजूर कहां से मिल जाएंगे? वहां पे तो कुछ नहीं उगता। वहां पे तो जो कह रहा है कि वेजिटेरियनिज्म होना हमारी कोई अगर रिलीजियस एस्पेक्ट है, तो वो कोई बेचारा अंटार्कटिका में पैदा हुआ है, वो कहां से खा लेगा वेजिटेरियनिज्म? उसके यहाँ तो जो मिलता है वो वही है, जानवर ही है, उसी के साथ उसको खा के जिंदगी बितानी है।
सो रियली जब आप लोकल मोरालिटी को यूनिवर्सल मोरालिटी बनाना चाहते हो तो कॉन्फ्लिक्ट में आ जाते हो। आप लोकल मोरालिटी को यदि लोकल रखोगे तो ठीक है, अगर आप उसको यूनिवर्सल बना दोगे तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए नॉलेज ऑफ गुड हमेशा लोकल होगा और रीजनल होगा। एब्सोल्यूट नॉलेज ऑफ गुड कोई नहीं होता, यानी जो मेरे लिए सही है वही साहिल के लिए भी सही हो, ये कतई असंभव है। वो सर्कमस्टांसेस में एक ओवरलैप हो सकता है कि मेरा गुडनेस और आपका गुडनेस मिल गया, लेकिन कुछ समय बाद आप देखेंगे वो ओवरलैप खत्म हो जाएगा और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट शुरू हो जाएगा। आप देखेंगे कि कई लोग एक साथ कोई काम करना शुरू करते हैं और मुश्किल से 1 साल के अंदर अलग अलग रास्तों पे दिखते हैं। क्यों? क्योंकि जो आइडिया ऑफ गुडनेस है, जो मोरालिटी है कि अच्छा ये हम एक साथ करेंगे, ये काम ऐसे होगा, ये काम वैसे होगा, वो धीरे 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 उसमें अंतर आना शुरू हो जाता है, क्योंकि उनका अंडरस्टैंडिंग ऑफ गुड चेंज होने लगता है। सो दिस वाई मोरालिटी जो है कि क्या चीज अच्छी है, क्या आपको शादी करने का ये तरीका है, क्या आपको शादी करने का वो तरीका है, इसका जो आइडिया है ये हर समाज में रीजनल रहा है, क्योंकि लोगों ने अपने जरूरत के हिसाब से उन चीजों को डेवलप किया है। जैसे कभी अगर वक्त पड़े तो बस एक सेंटेंस जी जी बिल्कुल कभी वक्त पड़े तो पैपलियन करके एक पिक्चर है, वो जरूर देखिएगा, पैपलियन। तो डस्टिन हॉफमैन और एक और बंदा है, उसमें बड़ा अच्छा बंदा, एक बंदा है, उसको फ्रांस की जो अल्जीरिया में कुछ सा रिवोल्ट रहता है या फ्रांस में कुछ रिबेलियन कर रहा होता है, उसको फ्रेंच पकड़ करके जाकर के पापुआ न्यू गिनी के एक जेल में, जो कि फ्रेंच उसको एज अ जेल चलाते थे, वहां उसको बंद कर देते। वो कहता है मैं जब भी मरूंगा फ्री मरूंगा, मैं एज अ इनकार्सरेटेड पर्सन नहीं मरूंगा, आई विल बी डाइंग फ्री। तो वो भाग 3-4 बार अटेम्प्ट करता है, नहीं भाग पाता, अल्टीमेटली वो सक्सेसफुल हो जाता है, भाग जाता है और एक आइलैंड पे पहुंच जाता है। अब वो आइलैंड पे जब पहुंचता है तो उसको ये नहीं पता है कि भाई अब हम इसको तैर करके कैसे दूसरे आइलैंड पे जाएं जहां पे शहर दिखता है। तो वो क्या करता है कि वो कई बार अपनी सिर्फ रॉ पावर के दम पे उसको सोचता है मेरे अंदर इतनी ताकत है, वो समुद्र में छलांग लगाता है आइलैंड से और तैरने की कोशिश करता है, लेकिन वो जो लहर होती है वो इतनी पावरफुल होती है, उसको वापस से फेंक देती है अपने उसके साहिल पे। ठीक है ना? तो अल्टीमेटली वो ये समझता है कि मेरे अंदर फिजिकल इतनी पावर नहीं है कि मैं इन लहरों को चीर पाऊं। तो फिर वो क्या करता है कि वो 3-4 साल वहां ऊपर बैठ करके उन लहरों को सिर्फ वो ऑब्जर्व करना शुरू कर देता है। और जब वो बूढ़ा हो जाता है तो उसके बाद उसको समझ में आता है कि ऑन अ पर्टिकुलर डे जो लहर की मूवमेंट है वो इस डायरेक्शन में होती है, ऑन अ पर्टिकुलर डे लहर की मूवमेंट इस डायरेक्शन में होती है। उसके बाद वो ये कैलकुलेट करता है कि अगर आज के दिन मैं यहाँ पे छलांग मारूंगा तो मुझे जो रेजिस्टेंस आएगा लहर की तरफ से अपोजिट डायरेक्शन में ना होने की वजह से वो कम होगा, इसलिए चलो इस दिन कूदेंगे। वो उस दिन वो जंप मारता है और उस सिस्टम को समझ लेता है। तो पॉइंट ये कि आप समझते हो चीजों को जब आपकी जरूरतें पैदा होती है उस समाज के हिसाब से, उस जगह की ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से। आप अगर सागर किनारे हो तो आपको सागर की बिहेवियर समझ में आ जाती है, आप बैठ करके बता दोगे कि भाई सागर का बिहेवियर क्या है। कई लोग ऐसे होते हैं वो बिना टाइम घड़ी देखे आपको सूरज की पोजीशन देख के टाइम बता देते हैं। सो इसलिए नॉलेज ऑफ मोरालिटी इज वेरी वेरी रीजनल, वेरी वेरी ज्योग्राफिकल, और उसको नहीं किया जाना चाहिए, दैट क्रिएट्स प्रॉब्लम। जी बहुत, मतलब मैं कहता हूं कि बहुत उम्दा तरीके से आपने एग्जाम्पल्स के साथ आपने समझाया है। आई एम श्योर कि हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उनको भी समझ में आया होगा, और बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स आपने दिए हैं कि भाई वक्त के हिसाब से और आप किस जगह पे रहते हो इस हिसाब से मोरालिटी जो है वो चेंज हो सकती है, होते रहती है और अलग अलग भी है। आप एक रूल जो है वो सब पे, हर मामले में कुछ ऐसी चीजें होती है जो सारी पूरी दुनिया के लिए वो चीज सही या गलत होती है, लेकिन उन कुछ चीजों को छोड़ के बाकी जितनी भी चीजें हैं वो डिपेंड करता है कि आप किस सोसाइटी में हैं और क्या आपके आसपास का वातावरण है। बेस्ड ऑन दैट आप मोरालिटी सेट करते हो, और वक्त के साथ साथ ये मोरालिटी चेंज भी हो सकती है, इसमें अपग्रेडेशन भी आ सकते हैं और चेंजेस भी आ सकते हैं। तो ये एक चीज बड़ी जबरदस्त थी। एक हमारे सलमान साहब थे, उनके 2 कमेंट थे जिसका मुझे आंसर देना था, फिर मैं आपसे नेक्स्ट सवाल करूंगा। एक कमेंट उन्होंने ये किया था सलमान साहब कि भाई इस्लाम इज द बेस्ट
तो सलमान साहब, इस्लाम कितना बेस्ट है ये हर हफ्ते हम ट्यूसडे और फ्राइडे मेरे चैनल पर रात 9:30 बजे और सैटरडे एडम सीकर उर्दू चैनल पर हम बताते रहते हैं लोगों को कि इस्लाम कितना बेस्ट है। अगर वाकई में आपको लगता है इस्लाम बेस्ट है तो आप जो है वो हमारी स्ट्रीम में ज्वाइन करके हमें बताइएगा कि किस तरीके से बेस्ट है। और दूसरी चीज, आपने एक कमेंट ये लिखा था, मुझे वो कमेंट बहुत ऊपर चला गया है, अगर अमित को मिले तो हाईलाइट कर देगा। आपने और एक कमेंट ये किया था कि एक्स मुस्लिम जो है वो मुट्ठी भर है। तो मेरे भाई, आप खुद कंपेयर कर लो कि हमने चैनल ओपन किया है तकरीबन 2.5 साल पहले। 2.5 साल में मेरे चैनल पर मैंने 5 लाख के ऊपर 5,30,000 इधर बैकअप चैनल पे 1,20,000 लोग मेरी बातों से सहमत है और वो मुझे मेरी बातों को सही मानते हैं। अब आप इसी को कंपेयर करो अपने रसूलुल्लाह से। हमको तो कोई खुदा की तरफ से वही भी नहीं आ रही है, उसके बावजूद हमारी बात लोग सुन रहे हैं और धड़ल्ले से छोड़ रहे हैं। और प्योर रिसर्च के हिसाब से 1,20,00,000 वो 2-3 साल पहले का है। अब तो सोचो कि नंबर क्या होगा जब नया सर्वे निकलेगा, तो तुम लोग जो है ना वो तो पता नहीं कि खुद आग लगा के मर जाओगे या क्या करोगे, इतनी तुमको तकलीफ होगी। अब उसी को आप जो है वो कंपेयर करो आपके बेस्ट रोल मॉडल से। बेस्ट रोल मॉडल तो 13 साल तबलीग करते रहे, दावत करते रहे, जब तक उन्होंने तलवार नहीं उठाया। कितने थे? मुट्ठी भर? अरे मुट्ठी भर भी नहीं थे। उसको हमारी मुंबई की लैंग्वेज में एक अलग वर्ड है जो मैं यूज नहीं करना चाहता हूं। बस उतने भर थे लोग। तो सोचो कि हमें 23 साल मिल जाएगा, जिंदा रहे हम और इस पे कायम रहे, करते रहे ये काम, तो फिर कितने भर हो जाएंगे, आपको तकलीफ हो जाएगी। तो थोड़ा सोच समझ के और अपने गिरेबान में झांक कर मोमिन हजरात को चाहिए कि वो अपनी बात रखे। डॉक्टर साहब, अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि रिलीजियस मोरालिटी क्या है फिर? व्हाट इज रिलीजियस मोरालिटी? एग्जैक्टली, रिलीजियस मोरालिटी का जो है ना वो प्रॉब्लम ये है कि वो डिविनिटी से जोड़ करके आपको मोरालिटी बताती है, वो फ्लेक्सिबल होने का ऑप्शन नहीं देती है आपके पास। आपको उन मोरालिटियों को मानना है चाहे आप कहीं भी हो, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए अगर मैं किसी रिलीजन में विश्वास करता हूँ, एंड सिंस इट्स एन एकेडमिक चैनल तो हम बाकी बातें नहीं करते हैं। मान लीजिए मैं एक रिलीजन को मानता हूं, मगर उस रिलीजन में कहा गया है कि किसी भी ऐसे आदमी से दोस्ती मत करो जो दाढ़ी रखता है। तो अब आपका मान लीजिए आप अगर कहीं ऐसी जगह पे जा रहे हो जहां पे दाढ़ियां रखना उस ज्योग्राफी की मजबूरी है, तो आप जबरदस्ती ना चाहते हुए भी वो उनके दुश्मन बन जाओगे, जबकि आपका उनसे कोई लेना देना नहीं है, आप उनको जानते भी नहीं हो, यू नेवर वुड इवन हैव इंटरेक्टेड द वन, लेकिन फिर भी आप उनके बीच में रहते रहते आप उनसे आपके अनफॉर्चुनेटली आपको उनसे एक 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 नफरत टाइप की आपको होने लगेगी। वो कल्चरल एसिमेट्री पैदा कर देता है। तो अब जैसे आप इंडिया में देखें कि आप अगर, हम सब इंडियन हैं, हमें से कल को कोई कुछ भी रिलीजन चूज कर सकता है, किसके दिमाग में क्या आ जाए ये कोई नहीं बता सकता। दुनिया का किसी के दिमाग को कंट्रोल करने की क्षमता अभी आज तक नहीं पाया, इन्फ्लुएंस करने की भी वो बात चलती है। सो रिलीजियस मोरालिटी में क्या होता है कि जैसे आप हमारे सिखों की किताब पढ़ लें, हमारी जो गुरबाणी है, उसमें आपको बार बार राम जी का नाम, किशन जी का नाम, गोविंद का नाम, ये सब शब्द मिलते हैं। दैट शोज कि आप लोकल चीजों से प्रभावित होते हो जब आप कोई उपदेश दे रहे होते हो। उसी तरीके से आप यदि कुरान को पढ़ें तो वहां की जो लोकल हैपनिंग्स हो रही हैं वहां का सारा मेंशन मिलता है, इवन न्यू टेस्टामेंट में भी। और बाकी दुनिया में क्या हो रहा है इसका कोई आइडिया नहीं है, ठीक है ना। जैसे आप ओल्ड टेस्टामेंट में पढ़े तो आपको इंडिया का मेंशन तो है कि देयर इज अ हौदा, कंट्री का नाम है हौदा, बुक ऑफ इस्थर में, वो मैंने उसको पढ़ा बाद में, वो मेंशन तो है, बट इंडियन फिलॉसफी का कोई आइडिया नहीं है। दूसरी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जब आपकी मोरालिटी एक फिक्स होती है जो आप चेंज नहीं करना चाहते बिकॉज वो डिवाइन मोरालिटी है, आप लीगैलिटी और मोरालिटी में अंतर भूल जाते हैं कि लॉ क्या है और मॉरल क्या है। लॉज और मॉरल में अंतर ये होता है कि लॉज जो होते हैं वो बाइंडिंग होते हैं, वो आपको फॉलो करना ही करना है। मोरालिटी में जरूरी नहीं है कि आप फॉलो करें। जैसे मान लीजिए मैं किसी सिनेमा हॉल में जाता हूं, अपनी टोपी उतार देता हूं,
लेकिन मैं एक दिन गया, मैंने टोपी नहीं उतारी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। ये मेरे ऑप्शन पे है। आप मुझे मिलते हो, कई बार बोलोगे डॉक्टर साहब क्या हाल चाल है, 1-2 दिन आप मुझसे नाराज हो गए, आप बोले डॉक्टर साहब भाड़ में जाओ, मैं क्या कर सकता हूं अब इसके लिए? आपकी जो स्टेटमेंट है, आपका जो बात करने का मेरे प्रति जो आपके आदर और सम्मान होंगे वो बदलते रह सकते हैं। वो आपके मूड के ऊपर, आपके अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। रिलीजियस मोरालिटी आपको इन सब का ऑप्शन देती नहीं है। वो मोरालिटी और लीगैलिटी को एक बनाकर प्रस्तुत करती है। रादर वो एक अपनी मोरालिटी को जस्टिफिकेशन बनाती है लीगैलिटी के सैंक्शन के लिए या लीगैलिटी के वैलिडिटी के लिए, कि ये इसलिए जरूरी है क्योंकि तुम ये कर पाओगे और ये अच्छा है। अच्छा क्या है? जैसे मान लीजिए यूनिटी ऑफ गॉड एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, तो तुम ये करो क्योंकि उससे यूनिटी ऑफ गॉड एस्टैब्लिश होगी। या मल्टीप्लिसिटी ऑफ गॉड जो है बुरा कॉन्सेप्ट है, तो तुम ये करो तो ये मल्टीप्लिसिटी ऑफ गॉड इससे कम हो जाएगा। तो मोरालिटी को इतनी रिजिड बना दिया जाता है कि वो लीगैलिटी के साथ एकदम मिक्स हो जाती है। और रिलीजियस मोरालिटी का दूसरा प्रॉब्लम ये है कि वो चूंकि वर्ड ऑफ गॉड है तो उसको यूनिवर्सल आपको लेके जाना पड़ता है। आप एंटार्क्टिका में जाओगे, अफ्रीका में जाओगे, एशिया में जाओगे, आप साउथ में जाओगे, ईस्ट में जाओगे, वेस्ट में जाओगे, वो वही मोरालिटी हर जगह आपको लगानी पड़ेगी। आप कॉन्फ्लिक्ट में आ जाते हो समाज के साथ। जैसे मान लीजिए कई समाज है वहां शादी का कॉन्सेप्ट नहीं है, मगर अगर आप किसी ऐसे फिलॉसफी में विश्वास करते हो जो शादी के कॉन्सेप्ट में विश्वास करता है फॉर अ सेक्सुअल रिलेशनशिप, तो फिर आपको उस मोरालिटी के आप कॉन्फ्लिक्ट में आ जाओगे। जैसे कई ट्राइब्स हैं, वो आप सेंटिनल ट्राइब जो हमारे अंडमान निकोबार में रहते हैं, उनके अभी तो ह्यूमंस पैदा होते हैं ना, अब उनके वो शादी करते हैं नहीं करते तो किसी को पता ही नहीं है कैसे वो अपने, जो हालांकि बहुत हैंडफुल दे आर देयर, बट वो कैसे अपना सोशल ऑर्डर जो है उसको डिटरमाइन कर रहे हैं ये तो हम आप नहीं जानते। वो नेकेड रह रहे हैं। अगर आपकी मोरालिटी ये है कि नेकेड रहना है गलत चीज है, वो तो नेकेड रह रहे हैं, आप कॉन्फ्लिक्ट में आ जाओगे, समाज के साथ आप कॉन्फ्लिक्ट में आ जाते हो। तो मैंने ये देखा कि हमारे यहाँ के कई लोग जो हैं वो रिलीजन को अलग करते करते उन्होंने ये सभ्यता से नफरत शुरू कर दी। आपको मल्टीप्लिसिटी ऑफ गॉड में नहीं यकीन है, आप यूनिटी ऑफ गॉड में जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर हाउ कैन यू सिंपली से ये कल्चर ही बुरा है? तो वो मोरालिटी का प्रॉब्लम आ गया है हमारे यहाँ पे। लोग अपनी नेशन को या अपनी कल्चर को वो एक्सेप्ट ही, जिसको आप नेशन कह रहे हो वो बेसिकली कल्चर है, जो लोकल आइडिया ऑफ गुड है उसको वो एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते। जैसे क्या गाय का जो रेवरेंस है ये कोई मुसलमान करेगा तो क्या वो मुसलमान नहीं रहेगा? क्योंकि लोकल समाज में गाय को उनकी जो भी पेस्टोरल सोसाइटी थी या जो भी थी, गाय के दूध पीने को हम चूंकि एक जिसे कह लीजिए लिबरल इंटरप्रिटेशन देते हैं, क्योंकि अगर आप बहुत स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन करेंगे चीजों की तो जिंदगी बहुत टफ हो जाएगी। जैसे मैंने कहा कि भाई माँ, अब मान लीजिए कोई एक महिला जा रही है, बड़ी है मुझसे, मैंने कहा माता जी रास्ते से हट जाओ, और कोई मुझे इसके लिए मारना शुरू कर दे, यार तुमने उसको माँ कैसे कह दिया, वो तुम्हारे बाप की हस्बैंड तो वाइफ तो है नहीं, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। बट यहां माँ एक सम्मान सूचक वर्ड है कि जितना सम्मान मैं अपनी माँ के लिए करता हूं उतना मैं कर रहा हूं। माँ तो कई तरीके की हो सकती है ना, आप देखें, इवन आप जो रिश्ते होते हैं खून के, उसके अलावा कुछ रिश्ते होते हैं लॉ के। जैसे आपका एक सगा भाई है क्योंकि वो आपके ही परिवार में पैदा हुआ, लेकिन आपके जो साले साहब हैं उनको ब्रदर इन लॉ कहेंगे आप। ही इज ऑल्सो लॉ बट ही इज ऑल्सो अ ब्रदर बट इन लॉ, नॉट इन फैक्ट। सो ब्रदर इन फैक्ट जो आपके पेरेंट्स से पैदा हो रहे हैं, और ब्रदर इन लॉ में दो अलग अलग चीजें, मगर हैं वो ब्रदर, क्योंकि और कोई वर्ड नहीं है या कोई और इक्विवेलेंट रिलेशनशिप आप सोच नहीं पा रहे हो, तो आप एक पैरेलल ड्रॉ कर रहे हो कि ये रिश्ता भी अकिन टू भाई और बहन का, दो भाइयों का ही है। तो उसी तरीके से एक स्टेप ब्रदर हो जाएगा, एक हाफ ब्लड ब्रदर हो जाएगा, कई तरीके के ब्रदरहुड हो सकते हैं। सो पॉइंट ये है कि अगर आप लिटरलिस्ट जाओगे कि माँ तो सिर्फ वही होगी जिसको हमारे यहाँ पॉजिटिविस्ट स्कूल ऑफ थॉट कहते हैं, कि माँ का बहुत जो डेफिनेशन होगा वो ये कि जिससे तुमने जन्म लिया। अब अगर मैं किसी बच्चे को दे दूं कि भाई डिफाइंड मदर, तो अब उसको कई परेशानियों का सामना करना पड़ेगा कि क्या अगर कोई सरोगेट माँ है कि वो किसी और का बच्चा अपने पेट में रख रही है, आई होप यू अंडरस्टैंड ना कि सरोगेट क्या होता है, तो किसी और का बच्चा वो अपने वोम्ब में रख रही है और वो उसका बच्चा नहीं है, मगर तो वो जो उस बच्चे के साथ उसका रिश्ता है वो उसको माँ कह रहा है, तो आप क्या डिनाई करोगे? इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे अगर आपका डेफिनेशन ऑफ मदर ये है कि भाई वो कंसीव की हुई महिला जो है वही आपकी माँ होगी?
सो आप अगर स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन में जाओगे तो आप फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स का शिकार होगे। वही अगर आप इंटरप्रिटेशन को ब्रॉडेंड करोगे तो आपकी बहुत सी समस्याएं जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगी और आप दूसरे या जो एग्जिस्टिंग कल्चर है उसके साथ आप अपने आप को फिट एक तरीके के सिंक्रोनिसिटी में पाओगे। तो अब मैंने आपको अगर क्वेश्चन दे दिया, डिफाइन मदर, हाउ मेनी काइंड ऑफ मदर कैन यू इमेजिन? स्टेप मदर, भाई आपके पिताजी ने शादी कर ली दूसरी, वो भी एक मदर हो गई आपकी। अब आप उसको मदर नहीं कहोगे, फिर क्या रिश्ता होगा? क्वेश्चन आएगा फिर उसका क्या रिश्ता हो गया आपसे? आप उसके साथ कौन से ट्रांजैक्शंस कर सकते हो? सो इसलिए जो पॉइंट मैं कहना चाहता कि मोरालिटी जब आप हमारे यहां पे देखेंगे, चूंकि ये लिटरलिस्ट इंटरप्रिटेशन ना लेकर के यहां पे नेचुरलिस्ट इंटरप्रिटेशन लिया गया, यहां पे ये लिया गया कि तुम मां का भी दूध पी रहे हो, गाय का भी दूध पी रहे हो, तो उसको भी वही इज्जत दो, भले वो पशु है। तो पशु और इंसान में कोई सुपीरियरिटी और उसका कंसेप्ट नहीं है कि पशु तो इंफीरियर है और हम सुपीरियर है। ये एक वे ऑफ इंटरप्रिटेशन है, एक वे ऑफ लुकिंग एट थिंग। आप या तो कह ले कि चूंकि हम इंसान है तो हम बेस्ट हैं, बाकी सब हमसे वर्स्ट है, क्रिएटेड जो बीइंग है। दूसरा ये है कि भाई अगर हम इंसान है तो वी आर हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड, जैसे इंसान है वैसे कोई और कीड़ा भी है, कोई और पशु भी है, कोई और जानवर भी है, सबकी एक महत्ता है समाज में, हम किसी से सुपीरियर नहीं है। तो अगर आप एक दूसरी स्त्री को जिसको आप नहीं जानते उसको आप अगर मदर कहने को तैयार हो, व्हाई कांट यू से मदर टू समवन एल्स which is not happen to be a human being? आप पशु को क्यों नहीं कह सकते? डॉक्टर साहब, हमारे पास सिर्फ 14 मिनट बचे हैं और उसके बाद हमें क्वेश्चंस भी लेना है और मेरे पास 2 और सवाल आपके लिए मैंने रखे हैं। जी पूछिए। अगला सवाल आपसे ये है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी? अब ये सेकंड कैटेगरी आई है। एक तो आपने मोरालिटी आपने समझाया, फिर व्हाट इज रिलीजियस मोरालिटी आपने समझाया। अब आपको बताना है कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी लाया ही गया रिलीजियस माइनॉरिटीज की कमियों को दूर करने के लिए। रिलीजियस माइनॉरिटी में मैंने जैसे आपको कहा, मैंने रिलीजन की बात की है ना, जो अब्राहमिक फेथ के रिलीजन में एक प्रॉब्लम आई कि वो जो है वो लोकल मोरालिटी को यूनिवर्सल मोरालिटी बनाना चाहते थे। उस वजह से बहुत मारकाट हुआ दुनिया भर में। तो अब आप जब कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं डिटरमाइन कर रहे हो, दूसरे की मोरालिटी को आप इंफीरियर मान रहे हो कि अगर कोई गाय को मां कह रहा है तो वो इंफीरियर बीइंग है, आप उसको मोरली मानने को तैयार नहीं हो कि ये तो एक अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि वो गाय को मां कह रहा है। वो पशु को मां कैसे कह सकता है? पृथ्वी को मां कह रहा है, वो कैसे कह सकता है? ये मोरालिटी का पार्ट नहीं हो सकता। तो जब अब दिक्कत है कि वो तो मानता है, अब इसका क्या सोल्यूशन है? कैसे बोलोगे? अगर उन्हीं में से कोई अगर कन्वर्ट हो रहा है तो फिर आप कैसे उसको ये कहोगे कि भाई तुम्हारे जो पूर्वज हैं या जो तुम्हारी जो फिलॉसफी है, उस फिलॉसफी में गाय को तो माता मानते हैं, या उस फिलॉसफी में किसी और जानवर को इंपॉर्टेंस देते हैं। जैसे अगर आप क्रिश्चियन हैं तो हाउ कैन यू हैव अ क्रिश्चियनिटी विदाउट जिंगल बेल का गाना, और वो जो स्ले हैं उनके और वो जो रेंडियर हैं उसके बिना आप इमेजिन ही नहीं कर सकते क्रिश्चियनिटी को। मगर आप क्रिसमस को बर्फ से कैसे इक्विवेलेंट कर सकते हो? क्रिश्चियनिटी को जब भी क्रिसमस आएगा तो आप देखिए लोग अपने घर में अगर वो लगाएंगे एक पेड़ क्रिसमस का, जो मेरी भतीजी भी लगाती है, बिकॉज हम तो सारे चीजों में सेलिब्रेशन करते हैं, तो वो उस पर रुई सजा के दिखाती है कि बर्फ है। जहां वो रहती है वहां तो बर्फ गिरता नहीं है। कोई अफ्रीकन यदि क्रिश्चियन बन रहा है तो उसको क्या पता बर्फ क्या होता है? मगर आपने लोकल कल्चर को एक यूनिवर्सलिटी दे दी कि क्रिसमस का नाम स्नोई चीजें, स्नोई वेदर होना ही होना है। दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम, बिकॉज वो बाकी जो सोसाइटीज हैं जो अगर आपकी इस रिलीजियस बिलीफ से जुड़ना चाहती हैं, उनकी मोरालिटी कॉन्फ्लिक्ट में आ जाती है। तो मान लीजिए कोई अगर अफ्रीका में है, अरब में है, वो क्रिसमस को सेलिब्रेट करना चाहता है मगर अपने कल्चर के थ्रू, अपने फेस्टिविटीज के थ्रू, वो खजूर का पेड़ लगा करके सेलिब्रेट करना चाहता है, क्या आप उसको अलाउ करेंगे? अजवा खजूर भी, हाँ जो भी हो, मैं ये कह रहा हूं कि भाई मान लीजिए कोई अफ्रीका में है, कोई इंडिया में है, वो गाय को सेलिब्रेट करना चाहता है क्रिसमस के फॉर्म में, आप करने देंगे? आपने जो, चूंकि आप इसको कह रहे हो रिलीजन है और इसकी जो सेलिब्रेशन जो कल्चर है उसको भी आपने यूनिवर्सलाइज कर दिया कि पेड़ ही लगेगा, खंबा क्यों नहीं लगा सकते?
आप समझ रहे हो? तो पॉइंट ये है कि ये जो रिलीजन की जो यूनिवर्सैलिटी जो बनाई गई, जैसे मैंने आपको कहा किताब आप जाके पढ़े, 56 या 102 थ्योरी ऑफ क्रिएशन है। कुछ लोगों ने थ्योरी ऑफ क्रिएशन को दुनिया भर में पहुंचा दिया तलवार के बल पे, और बाकी थ्योरी ऑफ क्रिएशन को कहा तुम्हारी गलत है। उसका पैरामीटर क्या था? तलवार, फोर्स। अब उसको आप उसको एक्सेप्ट करें या ना करें। अब कुछ लोगों ने कुछ और मीन्स भी अपनाए होंगे, लेकिन पॉइंट है कि तुम्हारा गलत है, हमारा सही है। पर ये तो सारी चीजें कोएग्जिस्ट कर सकती हैं कि नहीं कर सकती हैं। अगर आप रिलीजियस कल्चर, रिलीजियस सोसाइटी बनाएंगे तो कोएग्जिस्ट नहीं कर सकती। वो खत्म करेगा। बाद में इन्हीं सब चीजों को जिनोसाइड कहा जाने लगा कि अगर आप किसी नेशन, रेस, रिलीजन को अगर आप पूरा खत्म करते हो, दिस इज अ जिनोसाइडल प्रैक्टिस। हालांकि कल्चरल उसको नहीं उन्होंने किया, एक डिफरेंट मैटर है, उस पर फिर कभी बात करेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो मोरालिटी बनाता है, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी की मोरालिटी को। वो पहले तो एक यूनिवर्सल मोरालिटी को डिफाइन करता है, और उस यूनिवर्सल मोरालिटी के अंदर में लोकल मोरालिटी को वो अलाउ कर देता है इन द फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम्स। जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या है? आपका प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या? इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। हर किसी को अपॉर्चुनिटी मिलेगा, चाहे वो कोई भी हो, महिला हो, स्त्री हो, गरीब हो, अमीर हो, अगर कोई कास्ट सिस्टम में विश्वास करता हो, ये हो वो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हर इंसान को इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कोई किसी से अपॉर्चुनिटी छीन नहीं सकता। फ्रेटर्निटी, सब कोई भाई है। अगर आप रिलीजियस मोरालिटी में हो तो आप सब किसी को तो भाई नहीं कह सकते, लेकिन आप कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी में हो तो आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फ्रेटर्निटी में तो भरोसा रखना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की जो फ्रेटर्निटी है वो यूनिवर्सल फ्रेटर्निटी नहीं है, वो इंडियन फ्रेटर्निटी है। वो इंडिया में सभी लोगों को, रहने वालों को, वो एक फ्रेटर्नल भाई वाला, या एक जो कह लीजिए एक बॉन्ड, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉन्ड डेवलप करने को कहता है कि यू हैव टू डेवलप दैट बॉन्ड। दिस इज कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। वो इंडियन बॉन्ड को डेवलप करेगा और इंडियन कल्चर को आपको प्रमोट करेगा, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन आपको इसीलिए दिया गया है कि आप इंडियन मोरालिटी को आप वो करें। जैसे अब इंडियन मोरालिटी वाला होगा तो वो तो ये कहेगा कि विद्या जो है वो दूसरों के लिए उपयोग करनी है, दूसरे के भले के लिए। विद्या जो है किसी को रक्षा करने के लिए है, विद्या अपना काम फैलाने के लिए नहीं है। वो हर चीज का सम्मान करेगा, वो विश्व बंधुत्व की बात करेगा। लेकिन आप इंडियन नहीं हो तो आप विश्व बंधुत्व की, जैसे हमारे यहाँ जब पूजा पाठ खत्म होती थी तो पंडित जी कहते थे अधर्म का नाश हो, धर्म की विजय हो, प्राणियों में सद्भाव हो, ऐसे करके बोला जाता था। तो ये इंडियन मोरालिटी है कि प्राणियों में सद्भाव हो, ना सिर्फ मनुष्यों में, हर प्राणी में, मनुष्य का प्राणियों के साथ, प्राणियों में इंटर से। सो ये जो आपको मोरालिटी है, दूसरी मोरालिटी तो ये नहीं कह रही ना आपको। दूसरी मोरालिटी आके कह रही नहीं, प्राणियों में सद्भाव नहीं हो सकता, और हर किसी का वो विजय नहीं हो सकता, विजय सिर्फ एक का ही होगा। तो पॉइंट ये है कि ये प्रोटेक्शन कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या करता है कि लोकल और ज्योग्राफिकल मोरालिटीज को प्रोटेक्ट करता है और उनको प्रमोट करता है, और उसी के दायरे में एक यूनिवर्सैलिटी बनाता है। वो यूनिवर्सैलिटी उस कॉन्स्टिट्यूएंसी की यूनिवर्सैलिटी है। अब जो कोई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भरोसा करता है वो इससे जुड़ जाएगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में नहीं भरोसा करता वो नहीं जुटेगा। जो इक्वलिटी ऑफ ऑल में नहीं भरोसा करता वो उसको नहीं एक्सेप्ट करता। इसमें एक सवाल ऐड कर सकता हूं क्या डॉक्टर साहब? हाँ, प्लीज। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की आपने बात की और उसको आपने डिफाइन किया ज्योग्राफी के साथ, जो कि इंडिया हम लेंगे, लेकिन हम ये भी देखते हैं कि यही ज्योग्राफी के अंदर डिफरेंट स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी चेंज हो सकती है। उस पे क्या कहेंगे आप? मोरालिटी का कोई एक फॉर्म नहीं है ना, जब तक मोरालिटी का कोर ये है कि आप, जैसे कौन सी मोरालिटी जो है वेस्ट, जो इंडिया के दूसरे स्टेट्स में चेंज हो रही है। जैसे मान लीजिए कहीं पे कोई अपनी वेस्ट में, कहीं साउथ इंडिया के स्टेट में कि आप अपनी मामा से शादी कर सकते हैं, ठीक है ना, प्रॉपर्टी को बचाने के लिए। अगर आप इस शादी के, इस रिश्ते को मोरालिटी से कंफ्यूज करने की या कंफ्यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे आइडिया ऑफ मोरालिटी ये नहीं है कि आपको मामा और भांजी के बीच में क्या रिश्ता होगा। आइडिया ऑफ मोरालिटी ये कि भाई मैरिज इज फॉर द पर्पस, तो वो दोनों भी जो मैरिज कर रहे हैं वो वही होगा जन्म जन्मांतर वाला, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी।
या वो ये नहीं हो जाएगा कि इनका शादी जो है वो प्रॉपर्टी बचाने के लिए एक पर्टिकुलर उसमें हो रहा है, वो ये हो रहा है कि वो जो एक चेन ऑफ सपिंडा रिलेशनशिप है उसमें वो थोड़ा सा एक्सेप्शन पैदा कर रहा है। अदरवाइज थ्रू आउट इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, कौन ये नहीं कहेगा कि जो है एकम सत बहुधा विप्राह वदंती, कौन ये कहेगा कि सिर्फ एक सच है बाकी सब गलत है? वो इंडियन फिलॉसफी नहीं हो सकती। इसीलिए जब हार्ड केसेस आते हैं, यानी ऐसे केसेस, अब जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट के सामने आ गया कि भाई गे मैरिजेस, तो क्या गे मैरिज का या हेट्रोसेक्सुअल का भारत में या ट्रांसजेंडर का भारत की इतिहास में क्या रोल है या क्या उनकी दशा थी? वो भारत का इतिहास अलग है, बाकियों का इतिहास अलग है। आप हमारे यहाँ जाएंगे तो आप कई देवी देवता, ये कई मंदिरों में जाएं तो वहां पे आपको डिफरेंट पोजेस जो मिलते हैं सेक्सुअल नेचर के, वो आपको मिल जाएंगे। प्लस जो आकृतियां उकेरी हुई हैं उसमें आपको एक नेकेड वुमेन को दिखाना बहुत आम सी बात है, कोई बड़ी चीज नहीं है वहां पे हमारे ट्रेडिशन में। तो अब अगर आपको इन आर्किटेक्चर से प्रॉब्लम हो जाए आपको कि आर्किटेक्चर हम अब नहीं एक्सेप्ट करेंगे, वो फिर चेंज ऑफ मोरालिटी होगी। जब आप ये कहना बंद कर दोगे कि सब प्राणी सेम नहीं है, जैसे हमारे यहाँ पे प्राणियों में मतलब सिर्फ आप अगर जो वो है क्या नाम है, शांति मंत्र, आपने कभी सुना है शांति मंत्र? शांति मंत्र जो है उसका 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 एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शांति मंत्र? जो ये है, ओम द्यो शांति रक्त ऋक्षम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रोषधयः शांति वनस्पतयः शांति शांतिर्विश्व देवः शांति शांतिर्ब्रह्म शांति सर्व शांति शांतिरेव शांति सा मा शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति। इसका क्या मतलब है? तीनों लोकों में शांति कीजिए प्रभु, जल में, थल में, गगन में, अंतरिक्ष में, अग्नि में, पवन में, औषधि में, वनस्पति में, वन में, उपवन में, संपूर्ण विश्व में, अवचेतन में, जीव मात्र के हृदय में और जगत के कण कण में शांति कीजिए प्रभु। इट इज नॉट सेइंग कि किसी एक पर्टिकुलर जगह शांति दीजिए, बाकियों को सर्वनाश कर दीजिए। That's not what the Indian morality is. अगर आपको इसको प्रोटेक्ट करना है तो इसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये और दूसरी मोरालिटी के साथ कॉन्फ्लिक्ट में है। तो इसलिए हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, जब भी कोई टफ केस आएगा तो आपको इंडिया के ही जैसे अभी वेस्ट में क्वेश्चन चल रहा है कि क्या अबॉर्शन होना वैलिड है या इनवैलिड है। अब इसमें कई सुप्रीम कोर्ट के वेस्ट के जजमेंट दिए गए हैं कि इसको जानने के लिए आपको अपनी हिस्ट्री और ट्रेडिशन को देखना ही पड़ेगा। तो कई बार जजमेंट आते हैं उसमें लॉ मौजूद नहीं होता, आपको अपनी हिस्ट्री और ट्रेडिशन में जाना पड़ता है ये देखने के लिए कि हमारे जो पूर्वज थे वो क्या प्रैक्टिस करते थे। तो इंडिया का लीगल ट्रेडिशन और हिस्ट्री और ट्रेडिशन क्या है? आप इंडिया हिंद ट्रेडिशन में ही जाओगे। जैसे आप पढ़ लें जो इस बार का LGBTQ का आया है जजमेंट, उसमें एक जस्टिस साहब ने ऋग्वेद को कोट किया, क्योंकि जाना ही पड़ा कि भाई देखे हमारे पूर्वजों ने क्या लिखा है LGBTQ के बारे में। हर कंट्री की चूंकि एक प्लूरलिटी पार्ट ऑफ द नेचर है, क्योंकि ज्योग्राफी समान नहीं है, तो लोकल कल्चर और प्रैक्टिसेस डेवलप हुए हैं। तो उन लोकल प्रैक्टिसेस में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम किसी ट्रेडिशन को, कल्चर को, किस चीज को अच्छा समझा गया, किस चीज को बुरा समझा गया, ये तो आपको देखना पड़ेगा। उसके लिए आपको लोकल हिस्ट्री का ज्ञान होना जरूरी है, लोकल ट्रेडिशंस का ज्ञान होना जरूरी है। आप वेस्ट की ट्रेडिशन को अपना ट्रेडिशन तो नहीं बना देंगे। जैसे आप अगर डॉक्टर साहब कंक्लूड करिएगा, वक्त काफी कम है हमारे पास, 2-3 मिनट बचा है और एक सवाल मेरे पास और बचा है, तो इसको जल्दी से कंक्लूड करिएगा ये वाले क्वेश्चन को। मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का मतलब है कि आप उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहने वाले सबको एक समान, कोई सेक्स हो या कोई भी जीव हो या पुरुष हो, सबको एक जीव हो या मानव हो, सबको एक समान आप बनाते। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी में अपॉर्चुनिटी सबको मिलेगी, इक्वलिटी सबको मिलेगी, न्याय सबको मिलेगा, न्याय जो तर्क संगत न्याय हो। न्याय की एक अलग परिभाषा है, न्याय जो है जो तर्क संगत न्याय हो, जो धर्मार्थ हो। धर्म का मतलब रिलीजन नहीं, धर्म का मतलब जो उसके जो प्रॉपर्टीज है उसके अकॉर्डिंगली जो न्याय किया जाए, एज बेस्ट एज इट कैन बी, जो रिफॉर्मेटिव हो, प्रोग्रेसिव हो, जो जैसे आप एक लिविंग डॉक्यूमेंट बने रहो, आप ग्रो करते रहो हमेशा।
तो वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल, वो जो मोरालिटी है वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन से आती है, और वो लोकल ट्रेडिशंस को, हिस्ट्री को प्रिजर्व करती है। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी रिलीजियस मोरालिटी से डाइवर्स करती है। अब जैसे हमारे यहाँ साड़ी पहनना, बिंदी लगाना अच्छी चीज है या बुरी चीज है? कई लोग कहेंगे बुरी चीज है, हमारा ये पार्ट नहीं है। गाय को मां कहना अच्छी चीज है बुरी चीज है? लोग कहेंगे बुरी चीज है, कई लोग। तो पॉइंट ये है कि आपको इन चीजों को यदि प्रिजर्व करना है, आपको कॉन्स्टिट्यूशनल चाहिए होता है जो आपकी हिस्ट्री और ट्रेडिशन को प्रिजर्व और प्रोटेक्ट करे, और साथ साथ वो ये भी कहे, जैसे इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि यहाँ पे हमारी मोरालिटी क्या है, एकम सत बहुधा विप्रहा वदंती। तो हमारे यहाँ क्या सिखाया है हमको बच्चों को, भाई कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिकल नारा नहीं है, ये एकम सत बहुधा विप्रहा वदंती को कहने का दूसरा तरीका है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई। लेकिन वही मेरे दोस्त पाकिस्तान से थे, एक बार वो मुझसे लड़ रहे थे, मैंने कहा चलिए मैं फेसबुक पे जाता हूं, मैं लिख दूंगा आई लव मुस्लिम्स एंड आई लव फारूक, ही इज फ्रॉम पाकिस्तान एंड ही इज माय ब्रदर। आप भी लिख दीजिए कि आई लव हिंदूज एंड आई लव अभिषेक, ही इज फ्रॉम इंडिया, इज माय ब्रदर। वो नहीं लिख पाए। तो पॉइंट ये है कि ये जो आप कह रहे हो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, ये बहुत जरूरी है टू डिटरमाइन। आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, ये सिर्फ इंडिया में कह सकते हो, इंडियन मोरालिटी के अंदर में कर सकते हो। जो बिलीवर नॉन बिलीवर में करता है, कोई भी थ्योरी हो, वो नहीं कह सकता ये बात। हाउ बिलीवर कैन बी इक्विवेलेंट टू नॉन बिलीवर। लेकिन जो यहाँ पे है, जिसको आप पेगन कह रहे हो, वो कह रहे हैं सब बराबर है, सब एक समान है। तो दिस इज व्हाट इट इज। जी, आखिरी सवाल, और डॉक्टर साहब ट्राई करिएगा 2-3 मिनट में इस सवाल को कंप्लीट करने का, कवर करने का, कि व्हाई इज कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी रिक्वायर्ड? कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इंसानों को एक व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी? कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, यस, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, कॉन्स्टिट्यूशन आया ही सेक्युलरिज्म, जैसा मैंने पिछले वाले अपने टॉक में बताया था। तो जब आप लोगों में तफरीक करने लगते हो, लोगों को एक समान नहीं मानते हो, लोगों को हक नहीं देते हो समान, खाली ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन फैक्ट्स दैट यू टेक इनटू कंसिडरेशन, उस एनॉमली को दूर करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया। दुनिया का हर देश जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन अपने कस्टम और कन्वेंशन से बनाता रहा है। यही कस्टम और कन्वेंशन को बाद में पॉलिटिकल राइट बना दिया गया कि आपका कस्टम कन्वेंशन है, लिख दो और उसको कॉन्स्टिट्यूशन कह दो। भारत का पहला कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा उसका वेद रहेगा। भारत की परिधियों को डिटरमाइन करने वाले वेद थे, भारत को भारत का नाम देने वाले वेद थे, भारत को भारत में बताने, भारत क्या है ये बताने वाले वेद थे। आपको दशराजम युद्ध की स्टोरी वही मिलेगी। आयुर्वेद देने वाला वेद है, योग देने वाला वेद है। तो यही भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है। भाई एक डिस्ट्रिक्ट है, एक डिस्ट्रिक्ट क्या होता है, एक उसमें एसपी होता है, एक डीएम होता है, एक सीएमओ होता है और एक मेयर होता है। इसी को आप कह देते हो डिस्ट्रिक्ट है। उसी तरीके से एक देश क्या होता है, उस देश की मेडिकल की नॉलेज, उस देश का इंसानों का नॉलेज, उस देश का सोशल ऑर्डर। तो हमारे यहाँ सोशल ऑर्डर क्या था, कर्म के आधार पर डिवाइड कर दिया। तो सोशल ऑर्डर को ही कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। और भारत का पहला सोशल ऑर्डर बनाने का काम वो भारत के वेदों ने किया। और वेद लिखे भले 3500 साल गए होंगे, मगर ये सोशल ऑर्डर की कल्पना 15-20 हजार साल पहले कर दी गई थी। तो इसलिए जैसे मैंने कहा कि आप कोई भी सिविलाइजेशन देख ले, इवन जो 5 ओरिजिनल बुक है टेस्टामेंट की, उसमें आप बुक ऑफ एस्टर में देखें, आपको इंडिया का वर्जन मिल जाता है कि भाई ये यहूदा था। तो ये टेरिटरी जो है, इसका जो सोशल ऑर्डर था, इसको सोशल ऑर्डर को डिटरमाइन किया पहले वेदों ने। उससे सीखते सीखते अब हम अपना ये वाला कॉन्स्टिट्यूशन लाए। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन की जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो वेद से जाके जुड़ेगी। जैसे जो भी अरबी वर्ल्ड होंगे, अरबी लोग होंगे, उनकी कॉन्स्टिट्यूशन की जड़ जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो हमेशा उनकी जुड़ेगी। जी जी डॉक्टर साहब कुछ जी बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ सवालात है वो भी ले लेते हैं। आपने इंश्योर करना है कि 1 या मैक्सिमम 2 मिनट में आपने ये सवाल कंप्लीट करने हैं। मानस शर्मा कह रहे हैं प्लीज ट्राई टू ब्रिंग डॉक्टर अभिषेक मिश्रा एंड एडम सीकर टुगेदर इन ए वीडियो, इट विल बी एन एक्सेलेंट वीडियो। जरूर मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि वक्त का थोड़ा सा इशू हो जाता है एडम साहब के लिए और कभी मेरे लिए। तो अगर मौका मिले तो जरूर हम साथ में भी एक स्ट्रीम करेंगे। ब्लैकपिंक भाई बहुत बहुत शुक्रिया। ह्यूमैनिटी अबव ऑल कह रहे हैं हाउ डज कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन रिलीजियन वर्सेस कल्ट? शॉर्ट में आंसर दीजिएगा डॉक्टर साहब। कॉन्स्टिट्यूशन
Constitution allows everything. It doesn't give you any distinction who is cult, who is religion. It allows everyone to practice so far as it is peaceful and it is subject to other fundamental right. आप कुछ भी करें, वो कॉन्स्टिट्यूशन को इससे लेना देना नहीं है, वो आपके ऊपर छोड़ता है, आपके विवेक पे छोड़ता है। डॉक्टर जी। साहब अगर मतलब कल्ट को डिफाइन नहीं करता या डिफरेंशिएट नहीं करता है कॉन्स्टिट्यूशन, तो अगर मैं अपना कोई नया रिलीजन फॉर्म करना चाहूं तो उसको मान्यता मिलने के लिए लॉ में या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या ऑप्शन है अवेलेबल? रिलीजन Is को it मान्यता possible? देने वाला कोई लॉ नहीं आया दुनिया भर में, कह दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन। ये आस्था का विषय है, आपको जिस चीज में आस्था लग जाए, कूड़े के ढेर से आपको आस्था है, वो आपका रिलीजन हो गया, आपको वो मंजूर है। आस्था गवर्नमेंट या स्टेट का काम नहीं है, इसीलिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया, इसीलिए इसको कहते हैं फ्रीडम ऑफ रिलीजन। जिस दिन आपको आस्था के लिए परमिशन लेनी पड़ी कि क्या मैं इसको मान सकता हूं, तो फिर आप थियोक्रेसी में चले गए, क्योंकि वो बताता है आपको क्या मानना है क्या नहीं बनाना है। आस्था बताने का काम स्टेट का नहीं है, इसीलिए वो फ्रीडम ऑफ रिलीजन। स्टेट का काम आपके कल्चर, आपके ट्रेडिशन, हेरिटेज को प्रिजर्व और प्रोटेक्ट करने का। किसी को कूड़े से शौक मिलता है, वो कूड़ा उसका भगवान है। किसी को एक अल्लाह में विश्वास रखता है, वो अल्लाह भगवान है। किसी को जीसस क्राइस्ट पे मिलता है, वो जीसस क्राइस्ट उनके लिए गॉड है। कॉन्स्टिट्यूशन का इससे कोई लेना देना नहीं है, ये आपका पर्सनल मैटर है। आपकी किस में आस्था है, कॉन्स्टिट्यूशन इससे नहीं डील करेगा। आप जोड़ सकते हैं, लोगों को जोड़ लीजिए, लोग बनाते नहीं है। राम रहीम बाबा के अपने इतने बन गए, किसी बाबा के कितने बन गए, लोग नहीं जोड़ रहे हैं लोगों से। इसकी कोई रिलीजियस सैंक्शन की जरूरत नहीं है, आप फॉलो करें। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन आर्टिकल 19 में आपका हक है, आप जुड़ जाए किसी से। डॉक्टर साहब, इसका मतलब ये है कि टिल द टाइम यू डोंट गो अगेंस्ट एनी लॉज, आप जिस तरीके से मानना चाहते हैं, यू कैन, यू आर फ्री टू डू दैट। लॉज और फंडामेंटल राइट, आप किसी को डिस्क्रिमिनेट ना करें, किसी को नुकसान ना पहुंचाए, ये सब नहीं करें। आपको जो करना है करें, फ्रीडम है वो आपका, भाई। इट्स अ फ्रीडम, यू आर फ्री टू डू। स्टेट हैज नथिंग, नो बिजनेस। मैं यहाँ पे रूम बंद करके और इस आयरन की पूजा करूं, स्टेट से क्या लेना देना इसका? इट्स माय पर्सनल मैटर। मैंने वहां स्टेट को बोल दिया तुम यहां मत आओ, ये तुम्हारा काम नहीं है, ये मेरा काम। जी जी। जेआर भाई ने 4 कमेंट्स किए हैं, मैं एक एक पढ़ देता हूं। सबसे पहला, हेलो सर, आई डोंट अग्री विथ योर एनालिसिस। इस्लाम इज नॉट जस्ट एनी फेथ लाइक सिखिज्म और बुद्धिज्म. Islam is totalitarian ideology that aims at creating theocratic dictatorship. So if someone converts to Islam, then their whole viewpoint towards country will change, as they too will be part of that faith which no longer adheres to constitution but to that book of the religion. So my point is that preaching and propagating such faith should not be allowed. और इसकी वजह ये बता रहे हैं, because in future this faith when in majority will overthrow that constitution which allowed them to propagate their faith. Example, Makkah and Medina are 2 examples. जी, आई होप ये क्या कहना चाह रहे हैं आप समझ गए कि जो मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ। ये बात बाद में आई है कि भाई आप अगर एक ऐसा यूनिवर्सल रिलीजन है जो आपके लोकल एग्जिस्टेंशियल या लोकल कल्चर के अगेंस्ट में, या उसको रिकॉग्नाइज नहीं करता, उसको रिस्पेक्ट नहीं देता, तो फिर आप यदि उसको अलाउ कर रहे हैं तो इट विल बी सेल्फ डिस्ट्रक्टिव। तो ये बात तो बहुत पहले इस बात को आइडेंटिफाई किया गया, इसीलिए सेक्युलरिज्म लाया गया। So instead of attacking the religion, because this is as a constitutional professor, I'm not against any religion. ना मैं हो सकता हूँ, but instead of attacking the religion, my message is go and get secular. जैसे मैंने कहा कि मैं अपने दरवाजा बंद करके किस भगवान को मान रहा हूं, इससे मेरा पर्सनल मैटर है। लेकिन मैं घर से बाहर निकल रहा हूं तो फिर मेरे लिए सब एक समान है। अगर मैं किसी लड़की से प्यार करता हूं, वो किसी भी रिलीजन की हो, या मेरी बेटी कल को किसी से प्यार करते हो किसी भी रिलीजन की हो, सो दोनों सेम होना चाहिए। मगर यह है कि उसके लिए पहले इंसान को सेक्युलर बनाइए। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ये कहना चाहता है लोगों से कि आप कॉन्स्टिट्यूशन में पूरा पॉलिटिकल पावर को आप सरेंडर कीजिए। ये कंडीशन है, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी का कंडीशन ही यही है। और जिस दिन आपने पॉलिटिकल पावर सरेंडर कर दी, तो जो भी आपके मैटर ऑफ कंसर्न है वो खत्म हो जाएंगे। फिर आपका पर्सनल बिलीफ है, क्योंकि आपको लॉ बनाने के लिए किसी भी रिलीजियस आदमी की जरूरत नहीं है। आपका लॉ जो है वो आपके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बनाएंगे, इसी को कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो आप प्रॉब्लम यह है कि इंडिया में कुछ समय तक ऐसा नहीं किया गया, लेकिन धीरे धीरे हम अपने भाई बहनों से बात करेंगे। और जो मैं यहां भी करने आ रहा हूं, मैं किसी को टारगेट करने नहीं आ रहा, मैं सबका सम्मान करता हूं। मेरा बस यही है कि आपको ये बात जितनी जल्दी समझ में आ जाएगी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, बात खत्म हो जाएगी। बाकी आप पर्सनल मैटर में
और जैसे है भी ना, बहुत सी चीजों में तो आप रिलीजियस लॉ नहीं मानते हो, 80% चीजों में आप रिलीजियस लॉ नहीं मानते हो, सिर्फ आप 20% में रिलीजियस लॉ की मांग कर रहे हो। तो जिस दिन वो डिमांड भी आप बंद कर दोगे, बात खत्म हो जाएगी, आप सेक्युलर हो जाओगे। तो जिस दिन आप सेक्युलर हो गए, जैसे उज्बेकिस्तान के लोग हैं, जैसे कजाकिस्तान के लोग हैं, कजाकिस्तान के लोग जानते हैं कि उनके पूर्वज नोमैड थे, वो अपने हिस्ट्री और कल्चर को बहुत प्राउडली शो ऑफ करते हैं, दिखाते हैं लोगों को कि हम नोमैड थे। उनसे पूछे आप क्या, बोले मुसलमान है, लेकिन वो आपको दिखाते हैं कि ये देखिए हमारा ऐसा तंबू है, हम यहाँ रहते हैं, हम यहाँ घोड़ों पे जाते हैं, तो प्राउडली दिखाते हैं। उनकी मूर्तियां बड़ी बड़ी लगी हुई हैं अपने हिस्टोरियंस की, अपने जो उसकी है। हमारे यहाँ क्या किया गया कि कल्चर से लोगों को जो है नफरत सिखा दी गई कि ये तो ये पीते हैं, ये वो पीते हैं, ये गोबर खाने वाले लोग हैं, ये दिक्कत हो गई। तो वो धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगा जिस दिन सेक्युलरिज्म को आप प्रमोट करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस को आप प्रमोट करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी को आप प्रमोट करेंगे, आपकी सारी प्रॉब्लम जो है वो टेकन केयर ऑफ हो जाएगी। जब लॉ बनाने वाले सेक्युलर होंगे, जब लॉ बनाने वाले सबके लिए एक समान लॉ बनाएंगे, किसी को वो नहीं करेंगे, क्या नाम है, डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, आपकी जो वरीज है वो दैट विल बी टेकन केयर ऑफ। सो स्ट्रेंथन योर कॉन्स्टिट्यूशन, दैट्स व्हाट इट इज। धीरे धीरे और भी एफर्ट लगाए जाएंगे कि ताकि लोग समझें कि भाई आप कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस में अगर आप इलेक्शन चाहते हो कि हम वोट भी कास्ट करें और फिर आप ये भी कह रहे हो कि हमारा लोकल लॉज भी चाहिए, ऐसे नहीं होगा ना। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को भरोसा नहीं करते फिर वोट भी मत कास्ट करें आप, क्योंकि वोट कास्ट करने का और गवर्नमेंट बनाने का, गवर्नमेंट को चूज करने का अधिकार तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन देता है। तो आप अगर वोट कास्ट कर रहे हो और बोल रहे हो कि हम इसके लॉज को नहीं मानेंगे, तो फिर आप एक डबल स्टैंडर्ड का शिकार है। फिर आप समझ ही नहीं पा रहे कॉन्स्टिट्यूशन को, आपकी सरकार है, आपने वोट देके बनाए, हराए या बनाए, पर वो आपके वोट से बनती है। जैसे ही आपने वोट कास्ट कर दिया, आपने अपने आप को सेक्युलर डिक्लेयर कर दिया, अब आप मान गए कि पार्लियामेंट की लॉ हमारे लिए सर्वोच्च है, आपके पास ऑप्शन ही नहीं है कोई। जी, आई होप आई आंसर्ड। आप समझ जी। Next question is, can the Supreme Court silent on the ever expanding population of a certain sector and removing minority states? देखिए, जब आप अलग अलग फोरम पे अलग 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 फोरम पे आप अलग अलग तरीके से बात करते हैं। जब आप सुप्रीम कोर्ट के जज हैं तो आपको पता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, तो आप किसी की आस्था पे क्वेश्चन तो नहीं उठाएंगे। वो आप पर्सनल दायरे में उठा रहे हो, आप नहीं उठाएंगे। मैं अगर लॉ का प्रोफेसर हूं, मैं नहीं उठा सकता। आप नॉर्मल फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एक्सरसाइज करके लोगों से बातचीत कर रहे हैं, क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देता है। लेकिन जब मैं एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हूं तो मुझे पता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन आपका है, तो मैं वो आपका फ्रीडम ऑफ रिलीजन आपको कैसे डिनाई कर दूंगा, क्योंकि मेरा इस कॉन्स्टिट्यूशन में पूर्ण सत्ता है। तो जब आपका कॉन्स्टिट्यूशनल, उसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जज साहब है, वो अगर गवर्नमेंट कोई लॉ लाती है तो वो उसको अगर ये कहते कि ये लॉ नहीं ला सकते, तब तो बात होगी भी कि भाई पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया पॉपुलेशन का और सुप्रीम कोर्ट ने उसको नल एंड वॉइड कर दिया कि नहीं ये नहीं हो सकता क्योंकि ये किसी के रिलीजियस राइट का विरोध करती है। सुप्रीम कोर्ट का ये काम ही नहीं है, ये तो पार्लियामेंट को लाना है। पार्लियामेंट अगर लॉ ला देती है, उसके बाद उसकी वैलिडिटी अगर चैलेंज होती है ऑन द ग्राउंड ऑफ कि ये रिलीजियस राइट का वायलेशन है, उस दिन ही दूध का दूध पानी का पानी होगा। तब तक आप सुप्रीम कोर्ट के जज की, आप समझे, आप सुप्रीम कोर्ट के जज को, आप साहिल को सुप्रीम कोर्ट के जज को तुलना नहीं कर सकते। वो एक लिमिटेड उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं और साहिल अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को एंजॉय कर रहे हैं। साहिल को कोई डिसीजन नहीं देना है, साहिल को कोई लॉ से बाध्य नहीं है। साहिल का ये है कि वो अपनी एनालिसिस को वो जो है फ्रीली एक्सप्रेस कर रहे हैं, जबकि जज लॉज के दायरे में बंधा होता है और उसकी एक अंडरस्टैंडिंग होती है। तो अगर मैं कह रहा हूं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, उसमें आपका रिलीजन भी आ जाता है, उसमें आर्टिकल 25 भी है कि भाई देयर इज अ फ्रीडम ऑफ रिलीजन, तो है किसी का और कोई मानता है तो मैं उसका रिस्पेक्ट करता हूं। वो बाकी पर्सनल जो सोसाइटी में जो सोशल इंटरेक्शन हो रहे हैं वो पॉलिटिकल या स्टेट के इंटरेक्शन के बाहर है। स्टेट का उससे कोई लेना देना नहीं। स्टेट अपने दायरे में और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल के हिसाब से बनेगा, कॉन्स्टिट्यूशन के दृष्टिकोण से सब सही है। बाकी आप समाज में रिफॉर्म लाना चाहते हो तो वो स्टेट का काम नहीं है। वो जो समाज के लोग हैं वो उठेंगे, लोगों को बात करेंगे, समझाएंगे उनको, वो रिफॉर्म आएगा। अच्छा जी डॉक्टर साहब, वक्त बहुत कम है, बड़े ही शॉर्ट में ये अगले 2-3 क्वेश्चन का आंसर देना आपने। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग भाई कह रहे हैं डॉक्टर अभिषेक इज ब्लोइंग माय माइंड, पार्ट 3 हो जाए देन पार्ट 4 देन। बिल्कुल सर, हम इनके साथ काफी सारे एपिसोड्स करने वाले हैं। छुट्टन गिरगिट मार ने एक लाल मिर्ची भेजी, कह रहे अभिषेक जी नमस्ते, है किसी भी अनजान महिला को माँ से संबोधित करते हैं क्योंकि माँ का स्थान हमारे जीवन में सर्वोपरि है तो हमारी धरती को भी माँ पुकारते हैं, पर किसी भी उम्र में बातें पुरुष को हम पिता क्यों नहीं कहते?
गांधी पूरे देश का बाप है, ये कैसे? देखिए, ये ऐसा है कि ऐसा नहीं है। आप जो बड़े सज्जन व्यक्ति होते हैं, आप दादाजी कह के बिल्कुल बुलाते हो कि दादाजी रास्ते से हट जाइए। आप पिताजी नहीं कहते हो बिकॉज ऑफ वट एवर रीजन, बट आप दादाजी तो कहते हो ना, बाप का बाप तो हो ही गया ना। तो ऐसा नहीं है, आप संबोधित चचा कहते हैं, भाई ताऊ कहते हैं, बड़ा कॉमन सा वर्ड है। हरियाणा में हर किसी को ताऊ कहते हैं, ताऊ हट जा, ताऊ मतलब आपके पिताजी के बड़े भाई। सो मेरा ये है कि आप जब चीजों को वृहत करके देखेंगे कि इंसान को बाप का अगर आपका डेफिनेशन है, इतना स्ट्रिक्ट है वो कि सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन होने पे ही वो पिता होगा, तो फिर आप फादर इन लॉ की बात कर ही नहीं सकते। आप सिर्फ फादर इन फैक्ट की बात कर रहे हो, क्योंकि फादर इन लॉ जो है वो तो आपके वाइफ के पिताजी को भी आपके पिताजी का स्टेटस दे रहा है, वही राइट दे रहा है, या एटलीस्ट मॉरलिटी तो वही दे रहा है कि उतना ही आपको इज्जत करना है, उनको भी आपको मम्मी पापा कह के पुकारना है। तो जब आप का इंटरप्रिटेशन का दायरा बहुत छोटा होगा, आप एकदम जिसे कहते हैं जो दिख रहा है सिर्फ उसी को आप समझ रहे होगे, तो आप मिस्टेक्स करते चले जाओगे, आप चीजों को संकुचित करते जाओगे। लेकिन आप अगर वृहद करोगे कि माँ सिर्फ वो माँ नहीं है, यशोदा भी माँ हो सकती है, राधा भी माँ हो सकती है, देवकी भी माँ हो सकती है, सरोगेट भी माँ हो सकती है, तो फिर आप समाज को खुलने का मौका देते हो, आप और रिश्तों की वैल्यू को समझते हो। तो वो सोशल ऑर्डर जो है, ये ज्यादा बड़ा मॉरल सोशल ऑर्डर होता है। और गांधी जी किसी के बाप कैसे, वो राष्ट्रपिता, उनको किसी ने कहा है, वो आप माने ना माने, वो कोई लॉ तो नहीं है। जैसे हम सब कहते हैं कि भगवान राम का देश है, भगवान बुद्ध का देश है, भगवान महावीर का देश है, भगवान गुरु गोविंद सिंह जी का देश है, जो गुरु नानक देव जी का देश है। तो वो सब चीजें उसमें, महात्मा गांधी जी भी हमारे। अच्छा, लेकिन डॉक्टर साहब, जहां तक गांधी जी की बात आई है, तो मैंने तो ये भी सुना है, बीच में किसी ने कुछ आर्टिकल भेजा था, पता नहीं स्ट्रीम में बताया था कि वो ये जो राष्ट्रपिता जो है, ये किसी ने इनको क्या कहते हैं उसको, ऑफिशियली कोई पदवी इनको नहीं दी गई थी, ये सच है क्या? यस, बिल्कुल। ये तो एक किताबों में पढ़ाई गई बातें हैं, इसका कोई एक मानसिकता बनाई गई है जानबूझ के, वो मैं समझ सकता हूं क्यों बनाई गई है, बट दैट इज नॉट द फोरम। बट वो ऐसा कोई स्टेटस नहीं है ऑफिशियल, अपना माने। अब जवाहरलाल नेहरू जी चाचा है, तो आप माने ना माने, आपकी मर्जी है। चाचा थोड़े मेरे पिताजी के सगे भाई हो गए वो। तो ये दीज आर द डिफरेंट नैरेटिव्स, वो एक अलग चीज थी, मगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस या कोई दूसरा स्टेटस नहीं है उनका, ऐसा कोई। ठीक। JR साहब कह रहे, बट इफ कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज टू प्रीच अ फेथ एंड दैट फेथ डोंट बिलीव इन सेक्युलरिज्म एंड कॉन्स्टिट्यूशन डजंट दैट विल क्रिएट अ पैराडॉक्सिकल सिचुएशन। एकदम शॉर्ट में दीजिएगा क्योंकि हम 2 मिनट ऊपर है डॉक्टर साहब। बिल्कुल, ये आपको रिलीजन की कंप्लीट फ्रीडम नहीं है। आर्टिकल 25 कहता है यू आर फ्री टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट योर रिलीजन विद इन द सब्जेक्ट ऑफ अदर सब्जेक्शन टू द अदर फंडामेंटल राइट, पब्लिक ऑर्डर एंड हेल्थ। कंप्लीट फ्रीडम नहीं है कि आप जो चाहे वो यहां कर लें। आपको आस्था अपनी है, आप ईद मनाना चाहते हैं, आप प्रकाश पर्व मनाना चाहते हैं, क्रिसमस मनाना चाहते हैं, इन सब की आपको छूट है और होनी भी चाहिए। भारत में ये होनी भी चाहिए। लेकिन अब आप ये कहें कि हम यहाँ पे खिलाफत बनाना चाहते हैं, वो आपको नहीं मिलता, क्योंकि वो फिर फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन कर देगा। कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 25 सबसे कमजोर फंडामेंटल राइट है, सबसे कमजोर। तो वो फ्रीडम देता है, फुल फ्रीडम नहीं देता। वो ये मान के देता कि आप सेक्युलर हैं, इसलिए वो लोगों को कहता है कि आपको जो मानना है माने, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि उसके वो आपका पॉलिटिकल डिमांड में पॉलिटिकल डिमांड उसकी मानी जाएगी, वो नहीं मानी जाएगी। वो फिर दैट्स अ डिफरेंट मैटर। So that's the answer. You have a very limited right to freedom of religion. Very limited. बहुत restricted sense में है वो, उसका कोई बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है नहीं। हालांकि एक अलग बात है कि पॉलिटिकली उसको कैसे हमारे पॉलिटिशियंस ले रहे हैं, ये एक अलग डिबेट है, बट दिस इज नॉट आई एम गोइंग टू इंडल्ज। मेरा यहाँ पे काम है कि आप एक मैसेज दें कि लोग समझ पाए कि कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नेंस क्या होती है। जी साहिल। JR भाई कह रहे हैं, when a peaceful reads azan which basically says my religion is false, does constitution have any article through which I can put a case against them? भाई ये आप किसी को कहने से नहीं रोक सकते कि मेरा सही है, दूसरा ये भी फिर है कि आप कह रहे हो कि सब सही है। इसका एक काउंटर थीसिस तो ये भी है ना, आप कह रहे हो सब सही हो, कह रहे यार ये तुम क्यों कह रहे हो सब सही है, उसको भी दुख हो रहा है। पॉइंट ये है कि आप जब ये कह रहे हो कि आपको आपकी उसकी कोई अगर पूजा पद्धति है,
वो उसको प्रैक्टिस करेगा, यही इसकी खूबसूरती है। हाँ, कि वो लाउड स्पीकर लगा रहा है, वो आप उसको रेगुलेट कर सकते हो, साउंड डेसिबल के नाम पे, दूसरे चीजों के नाम पे वो रेगुलेट हुआ भी है। मगर अगर मेरी रिलीजियस बिलीफ ही यही है कि सब गलत है, तो आप ये कह सकते हो। उसका कॉन्ट्रास्ट है, सनातनी बिलीफ भी एकदम अजीब ही है, कि वो भी एकदम एक्सट्रीम पे जाता है, कहता है सब सही है, सत्य एक है लेकिन उसके मार्ग सब सही है। अब ये एक अलग बात है कि वो सत्य क्या है, वो मार्ग कौन सा सही है, एक अलग डिबेट है। तो देखिए, आप, मैं कह रहा हूं कि ये आपको समझना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस में सबको जगह मिलती है, क्योंकि ये हमारे ही लोग हैं। जो बाहर के थे उनसे हमने डीकोलोनाइज करा दिया, अब ये हमारे ही लोग हैं जो बदले हैं। अब इनको धीरे धीरे हमको ये कहना है हमको कि आप अपने कल्चर को स्वीकार कीजिए, आप टू नेशन थ्योरी को रिजेक्ट कीजिए, क्योंकि आप हम में से हैं। आपका कल्चर यही साड़ी है, यही बिंदी है, यही होली है, यही दीपावली है। जैसे आप, मैं इसका आपको एग्जांपल दे रहा हूं, आप चले जाएं मेरे कहने पे कजाकिस्तान, नवरोज मनाते हैं, ईद नहीं मनाते वहां के लोग। मैं तो ये भी नहीं करूं, मैं कह रहा हूं ईद भी मनाए, नवरोज पूरा का पूरा कजाकिस्तान मनाता है। पूरा कजाकिस्तान की छुट्टी मुझे यूनिवर्सिटी में सिर्फ नवरोज की मिली थी, मुझे और किसी चीज की छुट्टी नहीं मिली वहां पे। तो नवरोज इस्लामिक त्योहार तो नहीं है ना। मगर ये कह कि क्या हम ईद को मना करते, मैं एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोफेसर कहूंगा नहीं, ईद भी हमारे लिए उतनी ही जरूरी है जितना और त्योहार जरूरी है। हाँ, आपको ये जो एक, चूंकि ये हमारे ही लोग हैं, अगर ये मनाना चाहते हैं तो बिल्कुल मनाएं। इसका ये कि इसका पॉलिटिकल एंगल छोड़ दे, बस ये पॉलिटिकल एंगल छोड़ के आपको जो मानना है माने भाई, क्यों नहीं। अब सबकी अपनी अपनी एक फिलॉसफी है। जीसस भी उसमें एग्जिस्ट करेंगे, उसमें अल्लाह भी एग्जिस्ट करेंगे, उसमें राम भी एग्जिस्ट करेंगे, सब है, क्योंकि हमने तो सबको ये अलाउ दिया हुआ है। हाँ, लेकिन अब ये कोई कहे कि हमारा ला के हम दूसरे को पॉलिटिकली दबा देंगे, वो नहीं हो सकता। उसके लिए आपने कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया है, जैसे मैंने आपको टर्की का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। जी जी डॉक्टर साहब, बस खत्म करना है। मिस्टर डीके कह रहे हैं, व्हाई आर रिलीजियस सेंटिमेंट्स आर केप्ट अबव पर्सनल राइट्स, वी हैव सीन इट मेनी टाइम्स। नहीं, वो चूंकि आपको मीडिया में उछालते हैं उसको, आप मीडिया देखना बंद कर दीजिए, आपको ये बात का आभास होना कम बन जाएगा। समाज में कुछ चीजें ऐसी होती हैं तो रिफॉर्मर्स लोग आते हैं ना, साहिल आ रहे हैं और जैसे लोग आ रहे हैं, ये लोग बात कर रहे हैं, ये लोग समझा रहे हैं। भले इनका कहने का तरीका क्रूड हो सकता है, वो अनपॉलिश्ड हो सकता है, बट दे आर ट्राइंग टू मेक अ पॉइंट कि आप इसको समझो और उसका एक असर होगा धीरे धीरे। तो ऐसा भी नहीं है कि समाज में, चूंकि आप इस चीज से रेजोनेट करते हैं, ये चीज आपको अट्रैक्ट करती है, तो आपको लगता है कि ये चीजें ऐसी हो रही हैं। और कुछ चीजें समाज में होती रहती हैं, उनको हम सामाजिक रूप से ठीक कर सकते हैं। हमें यही करना है कि जो भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को प्रैक्टिस करता है उसके साथ हमें खड़ा होना चाहिए। जैसे साहिल अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड, मेरे हिसाब से जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है वो आया ही साहिल जैसे लोगों के लिए था, तो हमें साहिल के साथ खड़ा होना चाहिए। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि आप थोड़ा क्रूड की जगह थोड़ा पोलाइट वे में बात करें, बस दैट्स द ओनली वे। जी थैंक यू डॉक्टर साहब। पोर्शियल विराम आर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक सवाल वैष्णवी जी का मैं ले लेता हूँ, काफी देर से वो मैसेज कर रही है। कहाँ है वैष्णवी जी का? बिल्कुल शॉर्ट में आंसर दीजिएगा डॉक्टर साहब, क्योंकि एडम साहब का एक प्रीमियर चालू हो चुका है ऑलरेडी। कहाँ है यार वैष्णवी जी, आपका सवाल किधर है? जल्दी से फिर से जरा कॉपी पेस्ट करिए। हाँ, ये है। सर प्लीज आंसर मी टू सेक्युलरिज्म क्या उन रिलीजन पे एप्लीकेबल होगा जो एंटी इंडिया हो, एंटी ह्यूमैनिटी हो, फॉर एग्जांपल इस्लाम? अरे भाई, सेक्युलरिज्म तो है ही ये ना कि रिलीजन से पॉलिटिक्स को हटा देना है, उसके बाद जो उसकी स्पिरिचुअल सिस्टम है वो आपको हार्मफुल नहीं होती है। तो ये हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन कुछ एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम रही, उसको हमने उस तरीके से टैकल नहीं किया। अब धीरे धीरे वो चीज भी टैकल की जाएगी, लोग सेक्युलर होंगे। लोगों को बस ये कहना है कि कॉन्स्टिट्यूशन पे हमें पूरी श्रद्धा है और कॉन्स्टिट्यूशन हमारी पहली और आखिरी किताब है, और बाकी हमारे घर में जो हमारा जो मरने का काम है, गृह प्रवेश कराना है, बच्चा पैदा हुआ, ये सब हम लोकल तरीके से करेंगे, लेकिन हमारी पूरी श्रद्धा, पॉलिटिकल श्रद्धा कॉन्स्टिट्यूशन में यही है सेक्युलरिज्म। ये सब आप करेंगे तो कोई भी रिलीजन हो, आपका सारा का सारा जो फियर है वो खत्म हो जाएगा। अपनी कल्चर को स्वीकार कर ले, टू नेशन थ्योरी को छोड़ दे। टू नेशन थ्योरी का मतलब हम लोग कल्चरली अलग है, हिंदू मुसलमान, साहिल हमने से अलग नहीं है, या कोई और भी हमारे भाई बंधु है वो हमें से अलग नहीं है। उनको ये अपने रिलीजन के होने के लिए लोकल कल्चर प्रैक्टिस को गाली नहीं देना, वो भी ऐसी बातों पे जिसकी कोई तार्किक वजूद नहीं है। भारत देश रहा है साइंस का, टेक्नोलॉजी का। मैंने आपको न्याय सूत्र जैसी किताब लेके पढ़ाई है, और भी चीज मैं आपको दूंगा। इतनी बड़ी डी फिलोसफीज हमारी रही हैं, इसको ये कहना कि यहाँ के लोग मूर्ख थे, बेवकूफ थे, ये उचित नहीं होगा। तो उनको ये कहना कि आप हमें से अलग नहीं हो, आपका भगवान अलग हो सकता है, और ये तो सब कोई कहता है कि पूजा पद्धति आप अलग ले लें,
लेकिन आप कल्चरली हमसे कैसे, इंडोनेशिया एग्जाम्पल है इसका, वहां पे रामायण मनाया जाता है, रामायण को वो अपना कहते हैं, यहाँ के लोगों को भी यही कहना है। तो वो धीरे धीरे जो है ना वो आएगी चीजें, क्योंकि पहले कुछ समय तक ऐसी आइडियोलॉजीज चली जो ये डिफरेंस को और मजबूत करना चाहती थी। लेकिन मेरा ये मानना है कि आने वाले 20 से 25 सालों में आप साहिल जैसे जो रिफॉर्मर्स हैं, जो लोग तार्किक हैं, वो ये बातें कर रहे हैं, उससे आपको बहुत बदलाव देखने में मिलेगा। बिकॉज कजाकिस्तान में भी इस्लाम चल रहा है, और भी देशों में चल रहा है, वहां का इस्लाम एक डिफरेंट फॉर्म का इस्लाम है। आप जाके देखें, आप कजाकिस्तान में जाए, आपको उतनी है कुछ हद तक, लेकिन लोग वहां के उतने वो माइंडसेट नहीं है, उनको धीरे धीरे समझ में आ रही है। सब कोई कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस की ओर चला गया, अंत में ये भी जाएगा। तो दिस इज इट। आप हाथ मजबूत कीजिए, किसी को अनॉय मत कीजिए, किसी को चिढ़ाइए मत, आप डिस्कशन डिबेट कीजिए इन अ वे विच कम्युनिकेट्स द मैसेज, रादर देन किसी को हराने और जीतने के लिए। जो शाहिल कर रहे हैं उनका हाथ मजबूत कीजिए तार्किक तरीके से। जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। अच्छा, मैं सारे लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, डॉक्टर साहब जो है वो लॉ के प्रोफेसर है, तो वो जो भी आंसर देंगे ही हैज टू बी विद इन दैट फ्रेमवर्क। वो जो उनकी जो बाउंड्रीज है उसके अंदर से वो आपको जवाब देंगे, तो नॉट नेसेसरीली कि उनका जवाब हर किसी को सही लगे, ठीक है। वो आपको बस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से क्या चीजें हैं वो बता रहे हैं। ये बिल्कुल पॉसिबल है कि कुछ हमारे जो लॉज है वो हमको सही नहीं लग रहे हैं, तो देयर इज अ वे कि हम, जैसे कि डॉक्टर साहब ने भी बताया कि जो जिसको हम इलेक्ट करते हैं उस पोजीशन पे पहुंचाते हैं, वी नीड टू वोट दोज पीपल जो ढंग से जो है वो कानून रखे। लेकिन एज ऑफ नाउ जो लॉज है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, आपको वो उसी दायरे में रहते हुए आंसर दे सकते हैं। हम हमको जो सुनना है, ही कैन नॉट आंसर दैट। तो ये थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो आप सभी लोगों को समझना पड़ेगा कि वो लॉ के अंदर रहते हुए क्या चीजें हैं, ही कैन एक्सप्लेन टू अस दैट। उसके बाहर से समझने के लिए या जो सही है जो गलत है वो हम यहाँ पे डिस्कशन करते ही रहते। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। इट वाज अ वंडरफुल सेशन, और जितने लोग देख रहे हैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर करें, और कमेंट करना ना भूलें। इसके बाद नेक्स्ट वेडनेसडे हम इसी सीरीज का अगला एपिसोड करेंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। और जितने लोग देख रहे हैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, एडम सीकर उर्दू चैनल पर प्रीमियर चालू है, तो आप फौरी तौर पे उस प्रीमियर को देखें, उसको लाइक करें और उसको शेयर करें। अमित साहब कुछ ऐड करना है? फटक से क्लोज करते हैं। एडम भाई का प्रीमियर है और एंजल का लाइव चल रहा है, और उसके बाद में आज साजिद इमाम का लाइव है, तो सब लोग शेड्यूल नोट कर लें। बिल्कुल बिल्कुल। एडम के प्रीमियर का लिंक किसी ने शेयर नहीं किया है, मैं कर जरा फटाफट शेयर कर दो ताकि लोग जो है ना वो देख ले। एंजल जी का लाइव है वो शेयर हो गया है, जिसको एंजल जी का स्ट्रीम देखना है वो एंजल जी के स्ट्रीम पे पहुंच जाए, जिसको एडम साहब का प्रीमियर देखना है वो प्रीमियर पे पहुंच जाए, और उसके बाद 9 बजे आप लोग जो है साजिद का लाइव रहेगा, उसमें भी जरूर जुड़िए। हमें जल्दी से शेयर कर देना, मैं बताऊं। एक सेकंड, मैं चलता हूँ फिर साहिल भाई, आप सभी को मेरा नमस्ते, राम राम, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, गुड नाइट। हाँ, कर ये दिया। लीजिए भाई लोग, लिंक आ गया है। चलिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम।